अब हम बात करेंगे भारत की भारत की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक नीति थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद। इसमें हमने बात की थी कि भारतीय ब्रिटिशकालीन राज्य के अंतर्गत जब ब्रिटिश का राज हुआ 1757 में इन्होंने प्लासी की लड़ाई लड़ी और 1764 में इन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी। और इसके बाद में यहाँ पर जो उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण चले उन तीनों चरणों की हमने बात की। और हमने बात की थी कि इन सभी चरणों में हम एक चरण की अलग अलग डिटेल में बात करें, क्योंकि ये सारा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों के अंदर जो तीन चरण थे, एक 1757 से लेके 1813 तक, दूसरा 1813 से लेके 1858 तक, और जो तीसरा चरण रहा वो 1858 से लेके 1947 तक। तीनों चरणों की क्या क्या विशेषताएं रही और इन तीनों चरणों को किन नामों से जाना गया और इन तीनों चरणों के अंदर क्या क्या काम हुए, उन सब पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम बात करेंगे पहले चरण की। देखिए, उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है, उपनिवेशवाद का जो प्रथम चरण है इसको वाणिज्यवाद नहीं, वाणिज्यिक लिखते हैं हम, पूरा नाम वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कहा है। और ये रहा 1757 ईस्वी से 1813 ईस्वी तक। इस चरण की शुरुआत कहां से मानी जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चरण की शुरुआत शुरुआत 1757 ईस्वी में हुए प्लासी के युद्ध के बाद से मानी जाए। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ ब्रिटिश और बंगाल के नवाबों के बीच में। वहीं से और इसी 1757 के युद्ध को जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने अपनी स्थिति बंगाल में काफी मजबूत कर दी। इसी मजबूती के चलते इसी वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण की शुरुआत हुई जो 1813 ईस्वी तक रही। और वाणिज्यिक पूंजीवाद के इस चरण में अगर हम देखें कि वाणिज्यिक पूंजीवाद के इस प्रथम चरण में कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी जिसने ये स्थापित किया था, इस कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर केंद्रित रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1757 से लेकर और 1813 तक कंपनी का एक ही टारगेट था, ये भारत के अंदर जितना ज्यादा अर्थव्यवस्था को लूटा जाए या जितना ज्यादा भारत की अर्थव्यवस्था से यहाँ का अर्थ समेट लिया जाए उतना ज्यादा अच्छा। इसलिए वाणिज्यिक पूंजीवाद के इस प्रथम चरण में कंपनी का पूरा ध्यान आर्थिक लूट पर आधारित था। यानी कि केवल यहाँ से उनका मेन मकसद था इसको लूटना। मैं लाइन को एक बार हटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। और इस चरण में व्यापारिक एकाधिकार के लिए देखिए, इस चरण में
व्यापारिक, यानी कि व्यापार क्या है, व्यापारिक एकाधिकार के लिए। अब आप सोचिए कंपनी को क्या करना था, क्या डायरेक्ट लूट करनी पड़ी या कोई ऐसे रूल एंड रेगुलेशन या ऐसे कानून बनाने पड़े कि किसी ढंग से हम इनको लूटे, क्या तरीका अपनाया। लेकिन इस एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का व्यापार सारा कुछ ब्रिटिश कंपनी के हाथों में रहे, इसके लिए इन्हें या ब्रिटिशर्स को इन्हें डच, इधर लिख देता हूं, पुर्तगाली और फ्रांसीसियों से कई युद्ध लड़ने और धीरे धीरे इन सब को इन्होंने भारत की जो व्यापारिक प्रणाली थी उस प्रणाली से इन्होंने इनको बाहर कर दिया। अब भारत पर एकमात्र व्यापार करने के लिए जो स्पॉन्सर्ड कंपनी रही तो वो ब्रिटिश कंपनी रही। ब्रिटिश कंपनी के अलावा यहाँ से जितनी भी कंपनियां व्यापार के लिए आई थी उन सभी कंपनियों को इन्होंने अलग अलग युद्ध करके भारत से बाहर कर दिया। फ्रांसीसियों को तो वांडीवास के युद्ध में पूरी तरह से हरा कर वहां से इनको इन्होंने आउट ऑफ इंडिया ही कर दिया, वो पूरी तरह से बाहर हो गए। पुर्तगाली जो थे वो केवल यमन, डच, गोवा या यवतमाल, बस ये इधर के थोड़े से क्षेत्र में ही रह गए, तो यही उनका शासन चलता रहा, वो यही व्यापार करते रहे। बाकी पूरे भारत पर इस प्रथम चरण में ब्रिटिशर्स का अधिकार हो गया यहाँ के व्यापार में। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये युद्ध लड़ने के बाद और जीतने के बाद जब इनका एकाधिकार हो गया तो इस वाणिज्यिक पूंजीवाद के प्रथम चरण के मुख्य मुद्दे क्या थे, इसके भारत को क्या दोष हुआ और ब्रिटिशर्स को क्या फायदा हुआ इस प्रथम चरण का। देखिए हम लिख देते हैं इस चरण के प्रमुख मुद्दे निम्न, हम ये लिख देते हैं कि नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, अगर हम बात करें तो वाणिज्यिक पूंजीवाद के प्रथम चरण में भारत के व्यापार में इनका एकाधिकार है। मैं पूरी लाइन लिख देता हूं क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके काम आएंगे। वाणिज्यिक पूंजीवाद के इस प्रथम चरण में भारत में ब्रिटिश कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार हो गया। एक तो सबसे प्रमुख मुद्दों में एक मुद्दा तो ये था